then it is not going to be a straight road. राजा, यू सेड जो दिखता है वो होता नहीं है, लेकिन सिल्वर और गोल्ड में जो दिख रहा है वही हो रहा है. गोल्ड इज बियॉन्ड एवरीवनस अंडरस्टैंडिंग. अभी सबके समझ के बाहर है अभी. ट्रू. चलिए अगला सवाल ले लेते हैं. अगला सवाल जो है वो है नाम नहीं लिखा, अम्बेंद्रू, आई डोंट नो व्हाट नाम इज, मिस्टर चौहान बोल देते हैं. वो कहते हैं TARIL उनके पास है एट द रेट ऑफ 461 और केन्स एट द रेट ऑफ 4066. लॉन्ग टर्म के लिए मैंने ये दोनों ही स्टॉक्स खरीदे हैं. मुझे क्या करना चाहिए? मैं काफ़ी नुकसान में हूँ. राइट, आई अंडरस्टैंड. जब भी ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर ज़रूर काफ़ी दर्द है, और मुझे लग रहा है कि ये दर्द एक्सेलरेट हो सकता है बिलो 230. सो मेरा यही सलाह होगा कि 230 के नीचे इस स्टॉक पे ना रहे. आई अंडरस्टैंड इट इज़ अ पेनफुल जंक्चर. तो इसमें मेरी सलाह सब व्यूअर से यही रहेगी कि सेक्टर की रुझान को देखिए, और उसके हिसाब से जब भी आप निवेश करेंगे तो आपको उसी में फायदा होगा. क्योंकि आज ये कई लास्ट 4-5 साल से मार्केट में काफी ज्यादा सेक्टर्स आ गए हैं, अलग अलग सेक्टर्स आ गए हैं. पुराने सेक्टर्स में ना बने रहे, ताकि जो नए सेक्टर्स आ रहे हैं और उसमें अगर आपको रुझान दिख रहा है तो वहां पर जाकर निवेश कीजिए. प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है, ये मैं हमेशा कहता हूँ. ऑलराइट, सो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स और एक स्टॉक बोला था आपने, and Keynes Technology. Keynes टेक्नोलॉजी अगेन सेम गवर्नेंस इश्यू, वहां पर भी पेन है. तो ये स्टॉक से आप एग्जिट करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि दोनों स्टॉक राइट, केन्स का जो कॉम्पिटिटर है नेटवेब टेक्नोलॉजी, वो अभी भी बरकरार है. इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू है, और उसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि केन्स हाल ही में उठने वाला है. तो मुझे लग रहा है कि उससे भी एग्जिट करके कोई और जो स्टॉक चल रहे हैं उस पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा. ओके. अगला सवाल जो है वो है रिशु का. रिशु पूछती हैं, JSW इंफ्रा इज नॉट मूविंग विद द अप मूव ऑफ मार्केट, व्हाट इज टू बी डन? JSW इंफ्रा पे क्या करना चाहिए? देखिए, मार्केट में कोई अप मूव नहीं है, और मार्केट्स इवेंट्स के लिए वेट कर रही है. अभी RBI पॉलिसी आएगी, बजट आएंगे, उससे कोई होप मिलेगा. क्योंकि Q3 से जो अपडेट आए, Q3 का जो रिजल्ट का जो दौरान था, उसमें एक्चुअली मार्केट्स काफी गिरे. बट लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक जो रिजल्ट्स आए एंड मार्केट्स को अच्छा लगा, दे वर रिवॉर्डेड. सो अभी JSW के जो आंकड़े हैं वो भी कुछ इट वाज नॉट अपीलिंग, और उसकी वजह से आपको ये कंटिन्यूड प्रेशर देखने मिल रहा है. तो मुझे लग रहा है कि अगर रिजल्ट के बाद भी अगर कोई स्टॉक बढ़ नहीं रहा है तो उस पर आपको जरूर गौर करना चाहिए. ओके, चलिए अगला सवाल जो है वो आरती जैन का है. BHEL को लेके बड़ी परेशान है. कह रही है BHEL जो है हमने 300 रुपये में खरीदा है, और मैं बजट से पहले तक के लिए ही खरीदा था, अभी लॉस में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, BHEL एक अच्छी कंपनी है. तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी एक न्यूज़ फ्लो की वजह से द स्टॉक हैड टेकन अ बीटिंग, बट ओवरऑल इसका स्टॉक का रुझान अच्छा है, तो इस पर बने रहना चाहिए, स्पेशली अहेड ऑफ द बजट. अगर बजट में कोई अनाउंसमेंट्स आएंगे तो उसमें से इसको थोड़ी सहूलियत मिलेगी, एंड देन यू कैन सी एन अपवर्ड ट्रैक्शन. टिल द बजट इज ओवर, होल्ड ऑन. अगर इसका जो रिस्क लेवल होगा पोस्ट बजट इज अराउंड 240. ओके. अगला जो सवाल है वो ओके, अगला सवाल जो है वो है कि 2026 ईयर में सेक्टर वाइज क्या मेटल, बैंकिंग, ऑटो, ऑयल एंड गैस, ऑटो पार्ट्स, गोल्ड एंड सिल्वर, सब कुछ लिखा हुआ है, ETFs, आपका क्या व्यू है? इनमें से कौन सा ETF खरीदना चाहिए? मेटल, बैंकिंग, ऑटो, ऑयल एंड गैस, गोल्ड, सिल्वर? मेटल का जो ETF जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि मेटल में अच्छी बढ़ोतरी देखने मिल रही है. और जिस तरह का मोमेंटम दिख रहा है और जिस तरह यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि मेटल्स में आपको रणनीति देखने मिलेगी. पुल बैक जरूर आएगी और वहां से दोबारा एक अच्छी मोमेंटम देखने मिलेगी. सो नाउ प्रीशियस मेटल रहने दीजिए या बेस मेटल रहने दीजिए, दोनों में
आपको अच्छी रणनीति देखने मिलेगी। तो मेटल एज अ सेक्टर इज गुड। तो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू एन ईटीएफ, तो गोल्ड सिल्वर वाले में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो मोमेंटम है, तो आपका स्पेशली इन द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ 2025 वहां से एक डाइवर्सिफिकेशन की एक नीड जाग गई है काफी सारे लोगों में। पहले लोग कम करते थे डाइवर्सिफिकेशन, स्पेशली गोल्ड सिल्वर जागने के बाद ये जो डाइवर्सिफिकेशन का जो थीम है और जो नीड है वो बढ़ गई है। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ईटीएफ्स आ रहे हैं, बहुत सारे फंड ऑफ फंड्स आ रहे हैं, जी। और उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास कैपिटल है तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है इन द करंट मार्केट सिनेरियो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि एक रनअवे मार्केट होगा ऑन बोथ साइड्स, या ऊपर या नीचे। ओके। रेणु कुमारी का सवाल है, वो पूछती हैं दो स्टॉक्स के बारे में, दो नहीं तीन। एक आईडीबीआई बैंक, उनके पास 104 रुपए के लेवल्स पे उन्होंने खरीदा है। सेजिलिटी इंडिया उन्होंने 53 पे खरीदा है, और एनबीसीसी है उनके पास जो उन्होंने 108 के भाव पे खरीदा है। तीनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? आईडीबीआई फिलहाल एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र पर आकर रुका हुआ है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अगर आप इस पे एक रिस्क लेवल देखेंगे तो वो होगा अराउंड 93। तो क्योंकि ये पिछले लास्ट 2-3 महीने का एक लेवल है जहाँ पर वो कोशिश कर रहा है वहां से एक अच्छी मूवमेंट देने के लिए। अगर आपके पास कैपिटल है, अगर 106 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए कोई भी महीने में, तो उसके बाद मंथली क्लोजिंग पे आप देख सकते हैं। तो अगर मंथ के एंड पे अगर 106 के ऊपर आए, दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड लेवल इन आईडीबीआई बैंक। तो यू कैन आल्सो लुक टू ऐड एट दैट लेवल। ओके। और दूसरा स्टॉक है एनबीसीसी 108 पे। एनबीसीसी और सेजिलिटी कहा था ना आपने। जी। एनबीसीसी का स्टॉक ये कह रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, और प्रॉफिट बुकिंग शायद अभी शुरू हुआ है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। और सेजिलिटी आफ्टर इट्स डेब्यू इट्स होल्डिंग द हायर लेवल, तो यहाँ से क्लियर है कि और थोड़ी अपवर्ड मूव आ सकती है। देखिए मार्केट्स में कोई भी एक दिशा में मार्केट्स नहीं चल रहा है, और उसकी वजह से काफी सारी परेशानियां होती है हमें। बट देन ऐसे समय पर हमें देखना चाहिए कि थोड़ा लॉस झेल ले और थोड़ा होल्डिंग रखे। तो डिपेंडिंग ऑन द होल्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं, बट देन ओवरऑल इसकी ट्रैजेक्टरी अच्छी है। ओके। अगला सवाल जो है वो अनुज कुमार का है, वो पूछते हैं ट्रेंट एट करंट मार्केट प्राइस क्या खरीदना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म? नहीं, ट्रेंड ऐसा स्टॉक है जहां पर बहुत सारे निवेशक अटके हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि हर रैली पर यहाँ पर बिकवाली आ रही है। सो यहाँ पर एक एग्जिट का ही क्लॉज है मेरा, और ट्रेंड इज मोर फॉर ट्रेडिंग पर्पस ऑन द शॉर्ट साइड, तो इस पर मैं इन्वेस्टेड रहना उचित नहीं समझूंगा। ओके। राजू कुमार प्रसाद जी का सवाल है, जी एंटरटेनमेंट में उनका एक्सपोजर है 79 पे उनका एंट्री है, यानी कि 79 रुपीज पर शेयर इज अ बाइंग प्राइस। लॉन्ग टर्म के लिए वो निवेशित रहना चाहते हैं, क्या इसमें निवेशित रहना एक सही स्ट्रैटेजी होगी? देखिए जी की जो चाल है वो भी काफी हमेशा प्रेशर्ड ही रही है, और इतने महीनों से वो रिवाइवल दे ही नहीं पाया है। तो उसका एक बात क्लियर है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बरकरार है, तो यहाँ पर एग्जिट करना ही उचित होगा। ओके। आरती का सवाल है, वो पूछती हैं यूनियन बैंक और पिरामल फार्मा में बाइंग कर सकते हैं क्या प्रेजेंट लेवल पर, और अगर कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस क्या होगा और टारगेट क्या होगा? यूनियन बैंक, देखिए यूनियन बैंक की जो चाल है काफी अच्छी है। यहाँ पर अच्छी कप एंड हैंडल पैटर्न भी बनाई है, तो इसका जो लेवल्स आ रहा है क्लोजर टुवर्ड्स 260 आप रख सकते हैं एक साल में। तो यहाँ कर मूवमेंट काफी बढ़िया है, और इसका स्टॉप लॉस होगा आपका 130 के तरफ। अगर आप इतनी लंबी स्टॉप लॉस, लंबी टारगेट का आप देख रहे हैं, तो इसका थोड़ा स्टॉप लॉस भी थोड़ा दूर होगा। बट लेकिन इसमें मोमेंटम अच्छा है, जैसे कि मैंने कहा कि पीएसयू बैंक्स जी। शैडो से बाहर आ चुके हैं, और जो सपोर्ट आरबीआई ने भी दिया है, और आप देख रहे हैं कि लास्ट 3 महीनों में पीएसयू बैंक्स हैव बीन अ मच बेटर परफॉर्मर, और मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में आपको अच्छी रणनीति देखने मिल सकती है। ओके। अगला सवाल जो है वो है सेजल राउत का, वो पूछती हैं बीईएल के बारे में। एक अच्छा रनअप हमने बीईएल में देखा था, 344 इज द बाइंग प्राइस, क्या और ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए?
देखिए, बीएल की जो पॉजिटिविटी है वो हमेशा चलती रहेगी। और अमंगस्ट ऑल द डिफेंस नेम मुझे हमेशा बीएल भाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो हमेशा स्विफ्ट आती है। कभी भी कोई न्यूज़ में जो मोमेंटम है, और इसकी जो चाल है काफ़ी स्टेबल है कंपेयर टू एचएल। एचएल में काफ़ी वोलाटिलिटी है। और अगर आप इसमें खरीदना चाहेंगे तो आप इसमें करंट लेवल पर भी खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत दिनों बाद एक अच्छी लेवल का ब्रेकआउट आया अराउंड 425 के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि ये और चलेगी। एज अ शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं कि 541 का एक टारगेट आ रहा है विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके। अंकुर मोदी कहते हैं क्योंकि करेक्शन में बहुत सारे अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है, गिर चुके हैं, आप कोई ऐसे स्टॉक सजेस्ट कर पाएंगे जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म के लिए अक्यूमुलेट करना चाहिए? फंडामेंटली देखिए, अभी फॉर एग्जांपल इन द इंश्योरेंस सेक्टर एंड आल्सो पार्ट ऑफ द निफ्टी इज एसबीआई लाइफ। सो आज आपने देखा कि एक अच्छी खासी डिक्लाइन आई है एसबीआई लाइफ में। और मुझे लग रहा है कि ये जो डिक्लाइन है ये एक अच्छा ट्रिगर है एंड अच्छा इनविटेशन है टू गो लॉन्ग, क्योंकि ओवरऑल अमंग्स द इंश्योरेंस स्पेस आई फाइंड कि एसबीआई लाइफ एक अच्छी कंपनी है। और रिजल्ट्स के बाद जो डिक्लाइन आया है उसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है खरीदने के लिए। ओके। अगला जो सवाल है वो विजय जी का है। वो पूछते हैं बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 2277 यानी कि 2277 पे लिया है। जीएमडीसी लिया है 556 पे और ओएनजीसी लिया है 262 पे। तो इन तीनों ही स्टॉक्स पे आपका क्या नजरिया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जीएमडीसी एंड ओएनजीसी। ओके, तो पहले हम बात करते हैं बीएससी का। तो बीएससी एक कंटिन्यूस एक सपोर्ट बना रहा है अराउंड अराउंड द 2600 मार्क। तो मुझे लग रहा है कि 2600 2650 से लेके 2950 आप एक रेंज पकड़ सकते हैं बीएससी के लिए। तो जब तक ये रेंज में रहेगा हमें और आगे रणनीति देखने नहीं मिलेगी। बट लेकिन जब ये रेंज क्रॉस हो जाएगी तो तब ये एक बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी होगा हमारे लिए टू गेट इनटू बीएससी। बट अगर आपने ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं आप होल्ड कीजिए, और ये जो 2950 क्रॉस करे बीएससी तभी आप उसमें और निवेश कर सकते हैं, आपके अगर कैपिटल अफोर्डेबिलिटी है तो। और जब जीएमडीसी की बात करते हैं, जीएमडीसी एक रेंज में है फिलहाल, और पिछले लास्ट 3-4 महीने से ये एक रेंज में घूम रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये 640 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई सिचुएशन डिस्टर्ब नहीं हुआ है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि इस पर आपको होल्ड बने रहना चाहिए। और नाउ ओएनजीसी के जो वेनेजुएला रिलेटेड जो बातचीत हो रही है उस पे से जो मोमेंटम आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत महीनों के बाद यहाँ पर एक बढ़िया सा मोमेंटम देखने मिल रहा है ओएनजीसी में। और तो मुझे लग रहा है कि एक्चुअली ओएनजीसी में आप नया फ्रेश मोमेंटम दिख रहा है। और यहाँ पर अगर आपके पास अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड अगेन, आपके पास कैपिटल हो तो, क्योंकि कंसिडरिंग द वे द पोर्टफोलियो इज बेस्ड राइट नाउ, अफोर्डेबिलिटी ऑफ कैपिटल काफी कम हो गई है। बट लेकिन ओएनजीसी एक बढ़िया सा अमंग्स ऑल द 3 स्टॉक्स ओएनजीसी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है एज एन इन्वेस्टमेंट बेट। ओके। अवधेश ठाकुर का सवाल है, पूछते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में फ्रेश एंट्री फॉर मीडियम टर्म कर सकते हैं क्या? देखिए, जब भी आप टाटा मोटर्स के बारे में बात करते हैं तो आपको एक बात समझना चाहिए कि क्या आपके पास समय है वेट करने के लिए, क्योंकि टाटा मोटर्स हमेशा मैंने देखा है कि काफ़ी निराश करता है, और यहाँ से जो मूवमेंट आती है वो काफ़ी स्लो है। तो आप कितना वेट कर सकते हैं उस पर निर्भर है। अगर आप मे बी इफ़ यू कैन वेट फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years यू विल सी टाटा मोटर्स यहाँ से डबल हो जाए। बट देन आपके पास उतने लंबे अवधि के लिए वेट करने के लिए आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट